हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। मुझे मालूम है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और काफ़ी बच्चे बहुत टेंशन में अभी कि सर एग्ज़ाम कैसे होगा, प्रिपरेशन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आपकी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रिवीजन वीडियोस ऑफ एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में 30 मार्क का एमसीक्यू आता है। चाहे आप सीएमए ग्रुप 1 की बात करिए, ग्रुप 2 की बात करिए, ग्रुप 3 की बात करिए, 4 की बात करिए, हर एक पेपर में 30 मार्क का एमसीक्यू आता है। ओके, और अगर आप इस एमसीक्यू में 30 प्लस मतलब 30 से अगर आपने 20 प्लस स्कोर कर लिया तो आपकी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे ये जो चैनल है इसमें आपके लिए सीएमए का जो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर है उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू रिवीजन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है उसका भी जो चैप्टर वाइज रिवीजन है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आज हम लोग क्या करेंगे, सीएमए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए ग्रुप 2 का जो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर का हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर का एमसीक्यू का रिवीजन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, आपको पता है। इसमें सिमिलर कुछ चैप्टर्स है लाइक योर मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए जो ग्रुप 1 की एमसीक्यूज है वो सिमिलरली आपके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ अपडेटेड एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए भी बनाऊंगा। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे चैप्टर्स है लाइक योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, responsibility accounting, divisional performance management, decision theory, these are the important question जहां से सर आपका क्वेश्चन आता है। ओके, और अगर एमसीक्यू 15 एमसीक्यू आता है, 15 से अगर आपने 10 भी करेक्ट आंसर कर लिया ना तो आपकी पास होने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ आप अच्छा स्कोर भी इस पेपर में कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग सर बात करते हैं आज हम लोग कौन सा चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन करने वाले। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एक चीज आपके लिए गुड न्यूज है, वो ये है कि सर इस चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यूज आपकी बुक में प्रोवाइड किया गया है और मैं आपको बोलूं उसी से ही क्वेश्चन हमेशा आता है। तो अगर आप बुक वाले क्वेश्चन को कर लो तो आपका 90% प्रॉब्लम रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी क्या करेंगे, मैंने भी ये जो एमसीक्यूज कलेक्ट किया है वो सीएमए बुक का ही मैक्सिमम क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और मैं बोलूंगा सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो सारे के सारे आपकी बुक से ही आया हुआ है। ओके, तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं और ये जो क्वेश्चंस आपकी बुक में प्रोवाइड किया गया है इसको रिवाइज करते हैं। राइट, चलिए सर, तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सर आपका क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं हम लोग। Which of the following would be the most appropriate measure to monitor the performance of the manager of a profit center? सर एक प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेजर करने का सबसे अप्रोप्रिएट मॉनिटर कौन सा है। हम लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर होता है ना, आपको पता होगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। वन इज योर कॉस्ट सेंटर, वन इज योर रेवेन्यू सेंटर, वन इज योर प्रॉफिट सेंटर एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन चारों सेंटर को आपका बोला जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो वो इन 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, आइदर इट इज ए कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर और प्रॉफिट सेंटर और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ओके, तो यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि सर ये जो प्रॉफिट सेंटर है ना, प्रॉफिट सेंटर के जो मैनेजर्स होते हैं सर इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम मॉनिटर करने के लिए, इनकी परफॉर्मेंस हम मॉनिटर करने के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर कौन सा है। ऑप्शन आर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन बी रेवेन्यू माइनस ऑल कॉस्ट, ऑप्शन सी रेवेन्यू माइनस कंट्रोलेबल कॉस्ट, ऑप्शन डी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑप्शन 1 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन बी रेवेन्यू माइनस ऑल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी रेवेन्यू माइनस कंट्रोलेबल कॉस्ट, ऑप्शन डी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर हियर इसका जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी रेवेन्यू माइनस कंट्रोलेबल कॉस्ट। क्योंकि जो प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर की जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो कॉस्ट उनके कंट्रोल में आता है, जो कॉस्ट को वो कंट्रोल कर सकते हैं
वो सिर्फ उसे ही कंट्रोल करेंगे, वो उन्हीं के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो उनका आउट ऑफ कंट्रोल वाला कॉस्ट होता है उसके लिए उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए जितना भी रेवेन्यू हुआ है उसमें से आप माइनस कर लीजिए कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड योर आंसर, जो भी उसका आंसर आएगा उसके लिए आपका, या फिर जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके लिए प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके सर क्वेश्चन नंबर 2 के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजर्स आर अकाउंटेबल फॉर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, इन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजर्स आर अकाउंटिंग, मैनेजर्स किन चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ऑप्शन बी प्रोडक्ट कॉस्ट बट नॉट फॉर द पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट बट नॉट फॉर द पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट आपको पता होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट बेसिकली हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है उसे बोला जाता है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ विद द चेंज इन आउटपुट वो भी क्या होता है, चेंज होता है। सिमिलरली आपका जो पीरियड कॉस्ट होता है उसे बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट को बोला जाता है पीरियड कॉस्ट। सो पहला है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉस्ट नॉट फॉर द पीरियड कॉस्ट, ऑप्शन सी कॉस्ट ओवर व्हिच दे हैव कंट्रोल, ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट बट नॉट फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट। इसका भी सर आंसर वही है जो अभी हमने डिस्कशन किया था, कॉस्ट ओवर व्हिच दे हैव कंट्रोल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो, इन डिजाइनिंग ए रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम वन शुड कीप इन माइंड ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कॉस्ट, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट? ओके, बोल रहा है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का डिजाइन करेंगे ना, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम का डेवलप करेंगे, one should keep in mind a certain characteristics for each cost. This characteristic is number A, option R, the degree of cost controllable by the manager, how the cost behave with respect to all volume, the accuracy of the cost allocation, all of the above. Okay, क्या बोल रहा है? The degree of cost controllable by the manager, option B how the cost behave with respect to volume, option C the accuracy of cost allocation, option D all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सर वो है द डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी बाय द मैनेजर, द डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी बाय द मैनेजर। ओके, उसके बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए सही है? इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए सही है? कौन सा स्टेटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए सही है? ऑप्शन 1 रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिजल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑप्शन बी responsibility center more focus is paid on product process or jobs, no focus is paid on controlling cost, none of the above। ओके, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है, देखो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सही है? व्हाट इज which of the following statement is true about responsibility accounting? Responsibility accounting results in interdepartmental conflict। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अगर आप करोगे तो वो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण है। ऑप्शन बी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मोर फोकस इज पेड ऑन प्रोडक्ट प्रोसेस और जॉब्स, ऑप्शन सी नो फोकस इज पेड ऑन कंट्रोलिंग द कॉस्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ए, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिजल्ट्स इन इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, उसके बाद सर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हिच कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट्स लिस्ट्स बिलो इज और आर कंसिस्टेंट विथ ट्रेडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अच्छा, इनमें से कौन सा? देखो क्या बोल रहा है, व्हिच कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट्स लिस्ट्स बिलो इज और आर कंसिस्टेंट विथ ट्रेडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, वर्टिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी क्रॉस फंक्शनल मेजरमेंट, ऑप्शन सी बॉटम अप कंट्रोल, ऑप्शन डी ए एंड बी। ओके, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कौन सा इनमें से कॉन्सेप्ट है जो कि इन चारों में से वर्टिकल स्ट्रक्चर, क्रॉस फंक्शनल मेजरमेंट, बॉटम अप कंट्रोल
ए एंड बी, मतलब ये दोनों वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट फंक्शनल मेजरमेंट। तो आंसर है ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो होगा करेक्ट आंसर, ए एंड बी। ओके, इन प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू रिप्रेजेंट ए मॉनिटरी मेजर ऑफ आउटपुट एमिनेटिंग, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है सर, एक बार गौर से इसे पढ़ते हैं। चलो, इन प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू, इन प्रॉफिट सेंटर देखो, इन प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स ए मॉनिटरी मेजर ऑफ आउटपुट emanating from the profit center in a given period irrespective of whether the revenue is realized or not, the output is sold or not, both A and B। D बोल रहे हैं none of the above। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है both A and B। यानी कि रेवेन्यू सेंटर सिंपली आपका मेजरमेंट कैसे करता है कि भाई आपका देखो, इन ए प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स ए मॉनिटरी मेजर ऑफ आउटपुट emanating from a profit center in a given period irrespective of whether the revenue is realized or not and the output is sold or not। okay, तो ऑप्शन बी जो होगा वो होगा राइट आंसर। which type of responsibility center has the greater amount of autonomy। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। बोल रहा है कि जो चारों आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इनमें से सर सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी किसके पास है। अब देखो, ऑटोनॉमी किसके पास है, जिसके पास ज्यादा पावर है। कॉस्ट सेंटर के जो मैनेजर है उसके पास पावर है सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने का। ओके, रेवेन्यू सेंटर के पास पावर है कि वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, मतलब उसका जो क्राइटेरिया होगा वो रेवेन्यू जनरेट करने का होगा। ओके, प्रॉफिट सेंटर का मतलब प्रॉफिट के ऊपर, मतलब उसे बोला गया कि भाई आप कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकते हो, आप रेवेन्यू भी कंट्रोल कर सकते हो, आपकी मेजरमेंट होगा प्रॉफिट के बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है उसके पास क्या है, रेवेन्यू भी वो कंट्रोल कर सकता है, कॉस्ट भी वो कंट्रोल कर सकता है, प्रॉफिट भी इनकम कर सकता है, और उस प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगा सर, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट सेंटर के जो मैनेजर है उसके पास होगा सबसे बड़ा पावर और सबसे ज्यादा पावर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following is responsibility center। अच्छा सर, इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, आपको पता है एक्सपेंस सेंटर और कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो आंसर इज इन तीनों में से सर कुछ नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम फॉर ए जिट और लीन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स। अच्छा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जेट फॉलो होता है, JIT, ओके, जस्ट इन टाइम, और लीन ऑर्गेनाइजेशन, लीन ऑपरेशन जहां पे होता है, आपने OMSM में पढ़ा होगा लीन ऑपरेशन। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम फॉर ए जेट और ए लीन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स competition between subsystem, independence of subsystem, cross function measurement, ऑप्शन A and B। सर यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन इज क्रॉस फंक्शन मेजरमेंट। जहां पे जिट और लीन ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है वहां पे क्रॉस फंक्शन मेजरमेंट किया जाता है। ओके, चलो उसके बाद चलते हैं सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर कंट्रोल पर्पज में बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सर कितने टाइप्स का है, आपको पता है 5, 3, 4, नॉन ऑफ द अबव। ओके, सिर्फ अगर हम कंट्रोल पर्पज की बात करें, सिर्फ अगर हम कंट्रोल पर्पज की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कितने टाइप का है सर, 3 टाइप्स का। ओके, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर। ओके, the area of focus on responsibility center is, the area of focus on responsibility center is quantum of the sale, quantum of the production, quantum utilization of the resources, okay, sorry, optimum utilization of the resources। D is all of the above। यहाँ पे क्या होगा, optimum utilization of resources is the right answer। okay, the area of focus on responsibility accounting, responsibility center में जो area of focus होता है वो कहाँ पे होता है, the area of focus of responsibility center is optimum utilization of resources। okay, in responsibility cost accounting, the cost in focus are controllable cost, uncontrollable cost, both A and B, none of the above। इसका आंसर आप सबको पता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट के ऊपर होता है। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट के ऊपर फोकस होता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ग्रुप और इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वर्क, रेवेन्यू, कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। देखो क्या बोल रहा है, इन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वर्क, रेवेन्यू, कॉस्ट, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, सर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा मतलब एग्जाम में आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और किस नाम से इसे बुलाया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी। आंसर ऑप्शन डी जो है वो है नॉन ऑफ द एबव। तो इसको दोनों मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग भी बुलाया जाता है और एक्टिविटी अकाउंटिंग भी बुलाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके चलो, Which of the following represents argument against traditional responsibility accounting? अच्छा, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अगेंस्ट में। ओके, which of the following represent arguments which of the following represents arguments against traditional responsibility accounting? Option A, it tends to promote competition between segment of a company. It tends to promote subsystem or localized optimization. It tends to ignore many of the independencies within an organization. ऑप्शन डी जो है वो है ऑल ऑफ द एबव। तो सर इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, कंपटीशन। इट टेंड्स टू प्रमोट कंपटीशन बिटवीन सेगमेंट ऑफ ए कंपनी। दोनों कंपनी के जो सेगमेंट होता है उसकी बीच में ये कंपटीशन क्रिएट करवाता है, क्योंकि हर एक मैनेजर, हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मैनेजर का ये टारगेट होता है कि उसका जो प्रमोशन है, उसका जो प्रॉफिट हो वो ज्यादा हो। ठीक है, चलो, which of the following characteristic is not associated with traditional responsibility accounting? जो आपका ट्रेडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टर नहीं है? assumes optimization of the part, assumes optimization of the parts will optimize the whole, assumes independence of the parts, places emphasis on the performance of the individual, attempt to control the process। तो सर इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोसेस। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब ये वाला क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया था, एग्जाम में एक बार आ चुका था। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, सर इनमें से कौन सा है आंसर? बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन हमने दोबारा कर लिया है। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज also called dash accounting, profitability accounting, management accounting, authority, none of the above। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी अकाउंटिंग। ऊपर ही हमने डिस्कशन किया था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग भी बोलते, हम एक्टिविटी अकाउंटिंग भी बोलते। तो इनमें से जो करेक्ट वर्ड है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, उसके बाद आता है 19 नंबर, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग। इसका करेक्ट आंसर है कॉस्ट कंट्रोल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ द सेंटर, प्रॉफिट ऑफ द सेंटर, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंटर, रेवेन्यू ऑफ द सेंटर। जो इन्वेस्टमेंट सेंटर आपका होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर का जो परफॉर्मेंस है वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? ये होगा आपका करेक्ट आंसर जो है प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंटर। ओके, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंटर। उसके बाद आता है आपका 21, इन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डैश सेंटर्स। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ए कॉस्ट सेंटर इज ए सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट, इनपुट, ए और बी, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है ए एंड बी, ए और बी। इनपुट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है और कॉस्ट के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। इन्हें कॉस्ट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा सेगमेंट है जिसका मैनेजर
आइदर कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और आइदर इनपुट के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। 23 नंबर क्या बोल रहा है, बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर मेजर इन डैश सेंटर। कॉस्ट एंड रेवेन्यू कहाँ पे मेजर किया जाता है सर, तो इसका जो आंसर है वो है बी, प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पे कॉस्ट भी मेजर किया जाता है, जहां पे रेवेन्यू भी मेजर किया जाता है, और जिसकी बेसिस पे जो उस सेंटर का प्रॉफिट आएगा उस बेसिस पे उस सेंटर की एफिशिएंसी या फिर परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। ओके, ए सेंटर वेयर द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल। मैनेजर अगर सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर अगर सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन से सेंटर में सर आएगा, रेवेन्यू सेंटर में आएगा। वो कौन से सेंटर में आएगा, रेवेन्यू सेंटर में आएगा, क्योंकि रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सेंटर इज बेस्ड ऑन। इन्वेस्टमेंट सेंटर का परफॉर्मेंस किसके ऊपर बेस है सर, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंटर। ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया, ठीक है सर। चलो, इसके बाद स्टूडेंट में अगर आपको बोलूं, आपका 26, 27, ठीक है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, ओके, ये सारे के सारे आपके उसी क्वेश्चन से 25 में जितने भी क्वेश्चन थे उसी क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट है, तो बार बार इसी से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सर आपने बार बार ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाया था आपकी बुक एंड आपके एग्जाम के बेसिस पे बनाया था, तो जब मैंने कंबाइन किया देखा कि जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में था वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो आपके बुक में जो 25 क्वेश्चन है दैट आर इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, आप उतना ही प्रैक्टिस करें, उसी से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो कि एक्स्ट्रा आपके एग्जाम में आया है और जो कि कॉन्सेप्ट बेस है, 40 एंड 41, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलो, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हुज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड करेंट एक्सपेंसेस। क्या बोल रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा वो सेंटर है जिसका मैनेजर रेवेन्यू के लिए एंड करेंट एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है प्रॉफिट सेंटर। एंड इसका जो अगला क्वेश्चन है 41 वाला, ये भी कॉपी पेस्ट है, इसका भी सेम ही आंसर होगा आपका प्रॉफिट सेंटर, बस ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन यहाँ पे भी आंसर सेम ही है, प्रॉफिट सेंटर। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन और डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन, a dash is an organization, a dash is an organizational unit whose manager is responsible for generating and managing expenses related to current activity। तो ये जो है ये भी प्रॉफिट सेंटर में ही आता है, ठीक है सर। चलो, एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज ए डैश सेंटर। ये क्वेश्चन आपकी ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है चैप्टर 1 से, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के रिलेटेड ही, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेट्रो स्टेशन में जो टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर इन ए मेट्रो स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच सेंटर, तो आपका आंसर आएगा रेवेन्यू सेंटर, ठीक है सर। मेट्रो स्टेशन में जो टिकट काउंटर है वो कौन सी सेंटर में आता है, रेवेन्यू सेंटर। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सर कौन सी डिपार्टमेंट आता है, और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कौन सी सेंटर में आता है, कॉस्ट सेंटर में आता है, क्योंकि इस सेंटर में सिर्फ कॉस्ट इनकोड होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सिमिलरली आपकी जो टिकट काउंटर है वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आएगा, कोई कॉस्ट इनकोड नहीं होगा, तो वो रेवेन्यू सेंटर है, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपका चैप्टर था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत जल्दी ये वीडियो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए। आपकी बुक में ही एमसीक्यू, जैसे कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर बुक में ऑप्शन में ई लिखा हुआ है। सीएमए वाले कभी कभी भांग खा के क्या करते, क्वेश्चन बनाते, ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इसको जरा आप ध्यान में रख लीजिए, बुक का आंसर हमेशा फॉलो नहीं करना है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर सही है। ये वाला आंसर में सिर्फ ऑप्शन ई लिखा हुआ है, जो कि ई कभी नहीं है, 4 ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करिए, इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो, सो इस वाले पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट हम एक और नया चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एमसीक्यू रिवीजन करेंगे, दैट विल बी मच मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। उस वीडियो में मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग।